सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, मगर ठान लिया जाए तो एक दिन ज़रूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मनोविज्ञान की कक्षा 11 से भाग 2 यानी कि एक जो है अपन ने इकाई 1 का एक भाग पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान का परिचय। जो मनोविज्ञान की कक्षा 11 और कक्षा 12 इनमें जो यूनिट है, लेसन है, उसके अंदर छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट जो इकाई है यूनिट 1, जिसका नाम है मनोविज्ञान का परिचय, प्रकृति और क्षेत्र। इसमें से पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, ताकि एक सीरीज़ वाइज आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। मनोविज्ञान के परिचय, प्रकृति, क्षेत्र की बात करें, इस टॉपिक की बात करें तो इसके आगे जो टॉपिक दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास। इससे पहले अपन ने बात की थी, वो भी मनोविज्ञान का सामान्य इतिहास था, जो कि परिभाषा और लक्ष्य की अपन ने बात की थी। इससे पहले अपन ने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा था, मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी थी, मनोविज्ञान के लक्ष्य देखे थे। अपन ने देखा था कि किस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, कौन से विषय से हुई है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 17वीं 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, 19वीं में क्या कहा गया, और वर्तमान में मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है टॉपिक दे रखा है आपके कक्षा 11 की इस किताब के अंदर, मनोविज्ञान का इतिहास। ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। मनोविज्ञान को इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है वो है पूर्व वैज्ञानिक काल, मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल, और दूसरा है वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल, जैसा कि अपन ने पहले बात कर चुके हैं इस संदर्भ के अंदर, कि अपन ने देखा था कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वह प्राचीन जो ग्रीक दार्शनिक है उनके समय से मानी जाती है, दर्शनशास्त्र विषय की एक शाखा के रूप में मानी जाती है। लेकिन मनोविज्ञान का जो इतिहास मिलता है वो कब से मिलता है, 16वीं शताब्दी से। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान एक खुद जो है मनोविज्ञान जो है एक खुद स्वतंत्र विषय है, और वर्तमान में मनोविज्ञान की बहुत सारी क्या है, शाखाएँ हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक वो काल है पूर्व वैज्ञानिक काल, यानी कि जब मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में, या ये यूँ कह लीजिए स्वतंत्र विषय के रूप में जो है उपलब्धि नहीं मिली थी, उससे पहले का काल है। और एक वो काल है जहाँ पर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय जो बनकर उभर कर सामने आता है, एक विज्ञान विषय के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये काल हो गया वैज्ञानिक काल, एक हो गया पूर्व वैज्ञानिक काल। सबसे पहला प्रश्न बनता है, पूर्व वैज्ञानिक काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो कोई कहता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति सुकरात के समय से, कोई प्लेटो के समय से, कोई अरस्तु के समय से। सर्वमान्य जो मत माना गया है, ध्यान में रखना है, 400 ईसा पूर्व से, 400 ईसा पूर्व यानी कि अरस्तु और प्लेटो के समय बीच का जो समय है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो सुकरात है वह किसका गुरु है, प्लेटो का। प्लेटो किसका गुरु है, अरस्तु का। अरस्तु किसका गुरु है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का। तो 400 ईसा पूर्व से लगाकर 1878, क्योंकि 1879 के अंदर अपन बात करते हैं विलियम वुंड की, तो विलियम वुंड ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, और वहीं से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना था, उनके प्रयास द्वारा स्वतंत्र विषय बना था। वहाँ से मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में जो है मान्यता मिली थी। तो 400 ईसा पूर्व से 1878 का जो समय माना जाता है मनोविज्ञान का, वो माना जाता है पूर्व वैज्ञानिक काल। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक काल की, तो 1879 से के लो या 1878 के बाद से के लो। तो 1879 से लेकर वर्तमान में जो 21वीं जो शताब्दी है, यहाँ तक का जो समय माना जाता है मनोविज्ञान का, वो माना जाता है वैज्ञानिक काल। तो ये प्रश्न भी आपसे ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। तो इससे पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, या यूँ कह लीजिए जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, उनको पूरी तरीके से अपन क्या नहीं कह सकते, मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते। लेकिन 1878 और 1879 में विलियम वुंड के द्वारा जब मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, उसके बाद में आने वाले विद्वानों को पूर्ण रूप से वैधानिक तरीके से मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं अपन कक्षा 11 की किताब की, तो उसमें क्या दे रखा है, मनोविज्ञान के इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पूर्व वैज्ञानिक काल जो कि 400 ईसा पूर्व से लगभग 1878 के मध्य का है। वैज्ञानिक काल 1879 से लगाकर कब तक का है, वर्तमान तक का है। पूर्व वैज्ञानिक काल की बात करते हैं, अगर इसको अपन
विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, व्यापक तरीके से पढ़ते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक जो है, जो कि कक्षा 11 के अंदर दे रखा है, इसको 5 से 7 दिन लग सकते हैं, बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। लेकिन अपने को शॉर्ट एंड स्वीट जो कक्षा 11 के अंदर दे रखा है उतना ही पढ़ना है। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हाईलाइट करके देखने हैं, उसको अपनी नोटबुक में उतारना है, और वहाँ से आपके एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न आएंगे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले पूर्व वैज्ञानिक काल की। पूर्व वैज्ञानिक काल, मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर अपन देखते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल, जो कहाँ से कहाँ तक है, शुरुआत से लेकर यानी कि 400 ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक। बहुत से जो ग्रीक दार्शनिक है उनका मानना था कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, बहुत ने तो ये कहा कि 600 ईसा पूर्व, बहुत से ने कहा 500 ईसा पूर्व, बहुत से ने कहा 400 ईसा पूर्व। अलग अलग की अलग अलग धारणा है। सर्वमान्य जो मत माना जाता है 400 ईसा पूर्व। बहुत से कहते हैं कि सुकरात के समय से मनोविज्ञान की क्या मानी थी, उन्होंने उत्पत्ति मानी थी। बहुत से प्लेटो के समय से, और बहुत से अरस्तु के समय से। सुकरात की बात करें तो सुकरात का जो समय माना जाता है 470, बहुत सी किताबों में 400 एक वर्ष कम मिलता है, से लगाकर 399 ईसा पूर्व का जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है, सुकरात का माना जाता है। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो का 427 से लेकर 347 ईसा पूर्व का जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है, प्लेटो का माना जाता है। और अरस्तु की बात करें तो 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट BC का जो समय माना जाता है वो अरस्तु का माना जाता है। पूर्व वैज्ञानिक काल के अंदर अपन बात करते हैं। सुकरात की क्या देन है, सुकरात की देन है कि सुकरात ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले आत्मा पर अध्ययन करने पर क्या दिया था, बल दिया था। मानस के अध्ययन पर बल दिया था, साइकी के अध्ययन करने पर बल दिया था, आत्मा के ऊपर अध्ययन करने का बल दिया था। वो किसने दिया था, सुकरात ने। सुकरात कहता है, सुकरात की जो विचारधारा थी वो थी कि मानव का जो शरीर है वो नश्वर होता है, लेकिन आत्मा अमर अजर होती है और हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। इसी विचारधारा को लेकर दार्शनिक आगे बढ़ते हैं और वर्तमान में उससे संबंधित बहुत सारी बातें अपने सामने आती है। तो सुकरात ने ये विचारधारा दी थी और आत्मा के अध्ययन पर बल दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, सुकरात ने। सुकरात का जो शिष्य माना जाता है वो माना जाता है प्लेटो। और प्लेटो की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इन्होंने विचारों का सिद्धांत दिया था। विचारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज। अगर आपसे पूछ ले थ्योरी ऑफ आइडियाज किसकी देन है, प्लेटो की। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है किसकी है, प्लेटो की। इसके अलावा आत्मा के अध्ययन पे बल दिया ही था क्योंकि इनका क्या था, शिष्य था। इसके बाद में आता है और वो शख्स कौन सा है, अरस्तु। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने आत्मा पर अध्ययन करने व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आत्मा पर अध्ययन करने पर क्या दिया था, इन्होंने बल दिया था, प्रयत्न किए थे। और इस मनोविज्ञान विषय की बात नहीं, और भी इसके अलावा अन्य विषय है जहाँ पे अरस्तु का नाम जो है अग्रणी रूप से लिया जाता है। किसका नाम, अरस्तु का नाम। तो ये तीन जो शख्स है, ये गुरु, फिर ये इसका शिष्य और ये इसका शिष्य अरस्तु। लेकिन अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि प्लेटो और अरस्तु के बीच में लगभग 400 ईसा पूर्व, जैसा कि अपन व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यक्तित्व में एक शख्स का नाम आता है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट ने शारीरिक गठन का सिद्धांत दिया था। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का उसने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था 400 ईसा पूर्व। तो उसी समय से माना जाता है कि मनोविज्ञान की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी। इसलिए अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, अरस्तु के समय से हुई है। तो ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, तो लगभग मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी गई है वो मानी गई है 400 ईसा पूर्व से। कब से मानी गई है, 400 ईसा पूर्व से। लेकिन बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, क्यों, क्योंकि ग्रीक जो दार्शनिक थे पुराने वाले, वो 600 ईसा पूर्व मानते हैं, कई किताबों में आपको 500 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें और सर्वमान्य मत की दृष्टि से देखें तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी गई है वो कब से मानी गई है, 400 ईसा पूर्व से। किसके समय से, अरस्तु के समय से। किसके समय से, अरस्तु के समय से। और किस विषय से, तो वो विषय है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। तो ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहते हैं और मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं क्लास 11 की इस किताब की, तो उसमें कुछ छोटी छोटी जो है फैक्चुअल जानकारी दे रखी है।
कोई विस्तृत रूप से अपने को नहीं बता रखा है, इतिहास के बारे में इतना ही दे रखा है, लेकिन छोटी छोटी जो है कुछ जो महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उनके कथनों के बारे में बता रखा है, और वहीं से आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है वो डायरेक्टली वो जो कथन है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक उसके आपकी किताब के अंदर दे रखा है कि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, इसी वक्त हिप्पोक्रेट्स के द्वारा सबसे पहले 400 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, शारीरिक गठन का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और इन्हीं का शिष्य है सेल्डन। और आप अपन जब पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, बहुत सारे जो है विद्वान अपने सामने आएंगे। तो शेल्डन ने ही हिप्पोक्रेट्स के विचारधारा पर सोमेटाइप सिद्धांत दिया था, सोमेटाइप सिद्धांत दिया था, जो कि शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का क्या करता है? वर्गीकरण करता है। ये सिद्धांत दिया था किसके द्वारा? सेल्डन के द्वारा, जो किस विचारधारा पर आधारित है? हिप्पोक्रेट्स के विचारधारा पर आधारित है। तो ये फैक्चुअल जानकारी अपने को उस किताब से मिलती है। इसके अलावा कुछ कथन मिलते हैं, कुछ बातें मिलती है जिसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है, और इसको अपने अलग से जो नोट्स में है, अपने जो नोटबुक है वहाँ पे नोट्स के रूप में इसको अपने को क्या करना है? नोट करना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रीक दार्शनिकों की। ग्रीक दार्शनिक के अंदर दो शख्सों का नाम आता है, एक है अगस्टाइन और एक है थॉमस। अगस्टाइन और थॉमस का क्या मानना है? अगस्टाइन और थॉमस का मानना है कि मन और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा किसने कहा है? अगस्टाइन व थॉमस ने, जो कि अपनी किताब में मिलता है। अब मान लो इस प्रकार का अगर प्रश्न है, इसी को फैक्चुअल प्रश्न बना के अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि किस दार्शनिकों के अनुसार मन व शरीर जो है दोनों अलग अलग है और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दे, तो वहाँ पे जो है बच्चे क्या खा जाएंगे? डिफीट खा जाएंगे। न तो कोचिंग में ये चीज़ मिलेगी आपको, न ही नोट्सों में ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आरबीएससी की किताब में ये दे रखा है। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आरबीएससी की जो किताबें हैं वह उसकी हर एक लाइन आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी लाइन को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकती है। कहीं से भी कोई सी भी लाइन सीधे उठकर आपके क्या आ जाएगी? एग्जाम में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अगस्टाइन और थॉमस के अनुसार मन व शरीर दोनों क्या है? 2 चीजें हैं जिनका आपस में कोई क्या नहीं है? संबंध नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं इन्हीं के जो अगेंस्ट में बात की थी, डेकार्टे, लिबनिज व स्पिनोजा। डेकार्टे, लिबनिज और स्पिनोजा क्या कहते हैं कि जो अगस्टाइन व थॉमस ने जो बात की थी वो क्या नहीं है? सत्य नहीं है। ये मानते हैं कि मन और शरीर दोनों में किसी न किसी प्रकार से क्या है? संबंध है। डेकार्टे, लिबनिज व स्पिनोजा का मानना है कि मन व शरीर दोनों में किसी न किसी प्रकार का क्या है? संबंध है, और मन व शरीर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा किसका मानना है? डेकार्टे, लिबनिज, स्पिनोजा का। तो ध्यान में रखना, अगस्टाइन व थॉमस के अनुसार मन और शरीर अलग अलग है। डेकार्टे, लिबनिज, स्पिनोजा के मन व शरीर में आपस में रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा किसने कहा है? डेकार्टे, लिबनिज व स्पिनोजा ने कहा है। इसके अलावा अपन बात करें कि डेकार्टे ने एक बात और कही थी। वो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ ही कुछ विशेष विचार होते हैं। डेकार्टे की बात करें तो 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन है, 2 बातें हैं, 2 फैक्चुअल जानकारी है। डेकार्टे क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति में जन्म के साथ
कुछ विशेष विचार होते हैं। ऐसी बात किसने कही है? डेकार्ट ने। जबकि बात करते हैं अपन जॉन लॉक की, जहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। जॉन लॉक क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। यहाँ कोरे कागज के लिए जॉन लॉक ने जो शब्द काम में लिया था, जो कि बहुत ही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो शब्द है टेबुल रासा। टेबुल रासा, तो आपको ध्यान में रखना है, टेबुल रासा शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन लॉक ने। तो डेकार्ट कहता है कि जन्म के समय बच्चा जो है कुछ विचार साथ में लेकर आता है, पैदा होता है। जॉन लॉक कहता है कि जन्म के समय बच्चा कोरे कागज के समान होता है, उसकी मेमोरी बिल्कुल क्या होती है? शून्य होती है। ऐसा किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। इसके अलावा 2 कथन और दे रखे हैं अपनी पुस्तक में, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और बहुत बार इन्हीं जो है कथनों में से फैक्चुअल चीज़ें बना लेता है, फैक्चुअल प्रश्न बना लिया जाता है और पूछ लेता है। रूसो के अनुसार, रूसो ने क्या कहा? मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन समाज के कटु अनुभव उसे बुरा बना देते हैं। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। ऐसी बात किसने कही है? रूसो ने कही है। जबकि बात करें अपन हर्बर्ट स्पेंसर की, तो स्पेंसर क्या कहता है? स्पेंसर कहता है मनुष्य जन्म से स्वार्थता व आक्रमणशील होता है, जो कि समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसके असामाजिक स्वभाव को समाज द्वारा सामाजिक बनाया जाता है। ये 2 बातें हैं। एक तरफ तो रूसो कहता है कि मनुष्य जो है बच्चा जन्म लेता है और स्वभाव से, जन्म के समय स्वभाव से वो क्या होता है? अच्छा होता है, और समाज में रहकर समाज के अंदर जो भी अपने प्रथाएं हैं, समाज के अंदर जो कटु अनुभूतियां हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे अनुकरण करता है, और वही जो है अनुभूतियां उसको बुरा बना देती है। इस बात का समर्थक कौन था? रूसो था। ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पेंसर क्या कहता है? इसके जस्ट उलट जो है बात करता है। वो क्या कहता है कि मनुष्य जन्म के समय स्वार्थ होता है, यानी कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है, आक्रमणशीलता होता है। इस प्रकार के गुण जो होते हैं उसमें नीत होते हैं, लेकिन समाज के द्वारा इन गुणों पर क्या कर लिया जाता है? नियंत्रण कर लिया जाता है। उन गुणों, ये जो है अवगुण, जो है अवगुण कहेंगे, गुण तो नहीं कह सकते हैं, इन अवगुणों पर नियंत्रित किया जाता है। और बच्चे का जो असामाजिक जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उसको सामाजिक स्वभाव या सामाजिक बनाया जाता है, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तित कर दिया जाता है समाज के द्वारा। ऐसा किसने कहा है? स्पेंसर ने। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी समझ लो
क्योंकि आरपीएससी की जो कक्षा 11 की जो किताब है उसके अंदर जो पीछे पीछे 2-5 प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों में ये प्रश्न भी आता है जिसमें ये स्टेटमेंट दे रखा है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी व आकर्षणशील होता है जो समाज द्वारा नियंत्रण किया जाता है और उसके असामाजिक स्वभाव को समाज द्वारा सामाजिक बनाया जाता है। 4 उसके ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान में रखना है। रूसो दे रखा है, स्पेंसर दे रखा है और भी 2 अन्य ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें मिस्टेक बाय मिस्टेकली जो आंसर मान रखा है, आंसर दे रखा है, वो क्या दे रखा है, रूसो दे रखा है, जबकि इसका सटीक आंसर क्या होगा, स्पेंसर, यानी कि उसमें मिस्टेक हो रखी है। तो ये एग्जामिनर को अगर ये चीज़ नोटिस होती है तो वो ज़रूर इस प्रश्न को पूछेगा, उसके हिसाब से आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जब अपन पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल के अंदर साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है, टॉपिक के अंदर आपके लिखा हुआ है स्पेंसर के अनुसार ये जो बात कही गई है, ये जो कथन कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है, स्पेंसर के अनुसार। तो आपको ध्यान में रखना, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले आपसे कि किसने कहा था कि जो बच्चा है जन्म के समय स्वार्थी होता है, आक्रमणशील होता है, तो आपको ध्यान में रखना है स्पेंसर के अनुसार। ये किसने कहा था कि बच्चा जन्म के समय अच्छे स्वभाव का होता है, तो किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा जैसे टॉपिक का नाम तो इतिहास है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसका पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, नहीं, ये छोटे छोटे से बिंदु है जो आपकी इस किताब में दे रखे हैं। तो 4-5 चीज़ें अपन ने पढ़ी है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल के अंदर ये चीज़ दे रखी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल की बात करते हैं। वैज्ञानिक काल की जो शुरुआत मानी गई है, ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक काल की कहाँ से शुरुआत मानी गई है। तो अपन ने कल पढ़ा था, ये इससे पहले वाले जो वीडियो में अपन ने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको ज़रूर देखना। उसमें अपन ने देखा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 400 ईसा पूर्व से मानी जाती है। फिर उसको अलग अलग समय में मनोविज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। 16वीं शताब्दी में उसको शाब्दिक अर्थ के आधार पर आत्मा का अध्ययन कहा गया, आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अलावा उसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में उसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या कहते हैं, मानते हैं। तो वैज्ञानिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1879 से। अगर आपसे पूछ ले वे मनोविज्ञान के जो वैज्ञानिक काल है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो उसकी शुरुआत मानी जाती है 1879 से वर्तमान तक, है ना, वर्तमान तक। अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, वैज्ञानिक काल माना जाता है। 1879, इससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन उसका जो स्वतंत्र विषय बनने का कारण वो वर्ष था 1879। उससे पहले क्या चीज़ें हुई थी, तो ध्यान में रखना है 1862 के अंदर। कब? 1862 के अंदर विलियम वुंट के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम है बीट्रेज। क्या नाम है? बीट्रेज। और इस विलियम वुड ने इस अपनी किताब के अंदर मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान कहा था। क्या कहा था? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा था। किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था। कब? 1862 में। फिर उसके आगे बात करें तो 1875 के अंदर, ध्यान में रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1875 में विलियम जेम्स के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, यानी कि विलियम वुंट से पहले विलियम जेम्स ने भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या रही? असफल रही। इसलिए विलियम जेम्स को विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय नहीं दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। इसके बाद 1879 में विलियम वुंट के द्वारा विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई थी।
जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ध्यान में रखना है, विलियम वुंड के द्वारा विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में स्थापित की गई थी। और उसका नाम अगर पूछ ले, उस मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला उसका नाम पूछ ले, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसीलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इसीलिए जर्मनी में विलियम वुंड को मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंड को कहते हैं। और ऑप्शन में अगर अरस्तु भी ना हो, विलियम वुंड भी ना हो, तो फिर आपको ध्यान में रखना विलियम जेम्स को भी अपन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्योंकि विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को माना जाता है और अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। तो 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई। और उसी समय, इसी वक्त जो है विलियम जेम्स के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने हेतु क्या किए गए थे? प्रयास किए गए थे। ये प्रयास कर रहे थे। और उसी समय विलियम वुंड के द्वारा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या कर दी गई थी? स्थापित कर दी गई थी। तो इनके प्रभाव से 1879 में या इसके पश्चात, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है 1879 के पश्चात, यानी कि 1880 से। तो 1879 के पश्चात, तो पश्चात अगला वर्ष आ जाएगा 1880। क्या जाएगा? 1880 आ जाएगा। यहाँ पे मनोविज्ञान क्या बनाता? एक स्वतंत्र विषय बनाता। क्या बनाता? मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बनाता। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? एक स्वतंत्र विषय। इससे पहले 1879 से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी। लेकिन 1880 यानी कि 1879 के पश्चात मनोविज्ञान क्या बना? एक स्वतंत्र विषय बना, जिसमें विलियम वुंड और विलियम जेम्स का जो योगदान है वह सबसे ज़्यादा माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के बाद में जो है मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल जो है वह प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद में मनोविज्ञान को जो है इन लोगों ने चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। और 20वीं शताब्दी में, जब अपन ने पढ़ा था पहले ही, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले वे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। आपसे पूछ ले 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। जिसके प्रबल समर्थक कौन थे? जे.बी. वॉटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर छोटी छोटी सी जो जानकारी है, छोटी छोटी से जो कथन है, उसको आपको विशेष तरीके से देखना है, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे रूप से जो है लाइनें जो है उठकर आ सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।